हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 10 में हम आज एक नया चैप्टर आरंभ करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है हमारे महान कवि नागार्जुन। नागार्जुन की हिंदी कक्षा बोर्ड में 2 कविताएं दी गई हैं। दोनों कविताएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं और आम जीवन से जुड़ी हुई हैं, आम व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं, किसान जीवन से जुड़ी हुई हैं। देखिए, सबसे पहले उनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आता है, जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय वाला, तो वो अच्छे से हो हमारा। इसके लिए उनके जीवन संबंधी जानकारी हमें याद होनी चाहिए। जन्म है वो 1911 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1998 में। नागार्जुन का जीवन परिचय जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी और मैथिली, मैथिली भाषा है, जैसे हिंदी भाषा है वैसे ही मैथिली भाषा है। तो कवि जो है हमारे नागार्जुन, वो हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि नागार्जुन का जन्म बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ था। अप्रतिम यानी विशेष, औरों से अलग। तो हिंदी मैथिली के श्रेष्ठ कवि नागार्जुन का जन्म बिहार के सतलखा गांव में हुआ था। उनका मूल जो नाम था वो वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, फिर अध्ययन के लिए वे बनारस गए, कोलकाता गए। 1936 में वो लंका गए। लंका मतलब श्रीलंका, ठीक, श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। एक प्रकार से उन्होंने बौद्ध धर्म ही ग्रहण कर लिया था, ये मान करके चलते हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य में नागार्जुन तथा मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से रचनाएं की। नागार्जुन ने, हाँ देखो, 2 भाषाओं के कवि हैं, तो हिंदी में वो नागार्जुन नाम से लिखते हैं और मैथिली में वो यात्री नाम से लिखते हैं। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास भी लिखे और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया। दूसरी गद्य विधाएं जैसे निबंध है, कहानी है, रेखा चित्र है, उपन्यास है, वगैरह वगैरह भी लिखे। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है, 7 भाग हैं। उनको हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार तथा बिहार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनकी इस हिंदी साहित्य में अपना अपूर्व योगदान देने के कारण इनको उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार, बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार, यही राजेंद्र प्रसाद जो हमारे राष्ट्रपति रहे। सामयिक बोध से गहराई तक जुड़े नागार्जुन को आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। ये बिल्कुल इनके बारे में एक विशेष बात है कि सामयिक बोध, जो समसामयिक घटनाएं होती हैं उस समय की जो विशेष बातें थीं, समाज में फैली बातें थीं या राजनीतिक क्षेत्र में फैली बातें थी, उसकी गहराई से जुड़े हुए नागार्जुन कवि थे और एक आंदोलन धर्मी, मतलब संविधान, समाज में परिवर्तन, देश में परिवर्तन लाने वाले कवि थे और इस कारण उनको बड़ी व्यापक लोकप्रियता भी मिली। इनकी कृतियाँ जो हैं कुछ, जैसे युगधरा है, सतरंगे पंखों वाली है, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, तालाब की मछलियाँ, ओम मंत्र, भूल जाओ पुराने सपने। ये कुछ उनकी रचनाएं हैं, कृतियां हैं जो आपको याद करनी है, याद रखनी है। पाठ परिचय के बारे में जैसा मैंने पहले बताया आपको, ये पाठ या ये कविता हमारे आम जीवन से जुड़ी हुई हैं, जो सामान्य जन है उससे जुड़ी हुई हैं, इसलिए विशेष बन जाती हैं। नागार्जुन की कविता कल और आज, नाम से ही पता चल रहा है कल क्या था और आज क्या है, सब कुछ बदलाव है कल से आज में। ग्रीष्म की घोर तपिश भरी दुरूहता, दुरूहता यानी जिसको वहन करना, सहन करना कठिन हो, उसके पश्चात वर्षा ऋतु के सहज मन भावन आगमन का वर्णन करती है ये कविता कल और आज। ग्रीष्म में तप रहा इंसान है, ग्रीष्म को सहन कर रहा है बड़ी कठिनाई के साथ, और उसके पश्चात जैसी वर्षा ऋतु आती है, मन भावन जो वर्षा ऋतु आती है, तो कैसी परिस्थिति बनती है। वही इंसान, वही मनुष्य जिस वातावरण में तप रहा होता है, उसके बाद वर्षा ऋतु आ जाने पर वो कितना खुश होता है, इसका वर्णन करती है। ग्रीष्म ऋतु के हताश एवं उदास मुख कृषक यानी किसान, धूल में स्नान करते पक्षी वृंद, पक्षी वृंद यानी पक्षियों का समूह, सूखे खेतों का वीराना, उजाड़पन और बदरंग आसमान, जहाँ एक और
समाज के सोपान पर छूटे हुए अंतिम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए क्या है, ग्रीष्म ऋतु के हताश एवं उदास मुख जो हैं कृषक के, पक्षी जो धूल में स्नान करते नजर आते हैं, सूखे हुए वीरान जो खेत हैं जो उजड़ जाते हैं, बदरंग आसमान हो जाता है, वो एक तरफ तो समाज के एक सोपान यानी सीढ़ी बोल सकते हैं, अंतिम सीढ़ी बोल सकते हैं, समाज के एक हिस्से को बोल सकते हैं, अंग को बोल सकते हैं, समाज के एक भाग पर छूटे हुए अंतिम आदमी का भी प्रतिनिधित्व करती है ये कविता। उस आदमी के बारे में कविता लिखती है जिसको समाज का एक केवल भाग मान करके छोड़ दिया जाता है, अंतिम सीढ़ी पर खड़ा इंसान मान सकते हैं। वहीं दूसरी ओर दूसरी तरफ प्रकृतिगत चित्रण की सहजता को भी दर्शाया गया है कि प्रकृति का चित्रण किस प्रकार से होता है, प्रकृति किस प्रकार से दिखाई देती है जब जब ऋतु परिवर्तित होती है। वर्षा ऋतु का आगमन परिवर्तन का संकेत है, बदलाव का संकेत है। वर्षा के आगमन से प्रकृति रूपी सुकन्या नृत्य करती हुई प्रतीत होती है, नाचती हुई सी प्रतीत होती है। कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन पर जो परिवर्तन होता है उसको बताया, साथ साथ में वर्षा के आगमन से ये भी बताया है कि प्रकृति रूपी जो ये कन्या है वो किस प्रकार से नृत्य करने लग जाती है। प्रकृति के समस्त उपादान, उपादान जो तत्व होते हैं, उपादान मतलब तत्व, प्रकृति के प्रत्येक जो हिस्से हैं, तत्व हैं, उसका साथ देते प्रतीत होते हैं। प्रकृति के प्रत्येक तत्व वर्षा ऋतु का साथ देते हैं, उसमें भाग लेते हैं। वर्षा ऋतु चक्र का अत्यंत सजीव अंकन इस कविता की विशेषता है कि ऋतु चक्र, ऋतु बदलाव में वर्षा ऋतु किस प्रकार से आती है, ऋतु चक्र बदलता है तो कैसी स्थिति हो जाती है, ये चित्रण करना इस कविता का विशेष अंग मान सकते हैं, भाग मान सकते हैं। ठेठ देशज उपादानों, जो देशज शब्द हैं या कह सकते हैं देशी उपमाएं हैं, उसका उन्होंने वर्णन किया है। देशी तत्वों का वर्णन किया है, देशी जो गांव के जो हिस्से में स्थिति आती है उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो देशज उपादान का प्रयोग मुग्धकारी है, आकर्षित करता है कि कवि ने कविता में देशी चीज़ों को इस्तेमाल किया, देशी शब्दों का इस्तेमाल किया है, देशी भाषा का इस्तेमाल किया है, देशी उपमाओं का इस्तेमाल किया है। भाषा की दृष्टि से नागार्जुन का ये ठेठ देसी अंदाज मनोरम है, अच्छा लगता है। दूसरी जो कविता है उसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ जान लेते हैं कि उषा की लाली कविता में कवि नागार्जुन का प्रकृति प्रेम, प्रकृति के प्रति जो ये प्रेम है वो सहज रूप से मुखरित हुआ है, स्पष्ट झलक रहा है। उषा की लाली आप सभी जानते हैं, सुबह भोर में आप पूर्व दिशा में देखते हैं कैसी लालिमा छा जाती है, और ये लालिमा जब प्रकृति में दिखाई देती है तो जो प्रकृति प्रेमी व्यक्ति है वो सहज रूप से उसकी ओर आकर्षित होता है। जो प्रकृति से प्रेम करता है वो सहज रूप से उस प्रकृति के दृश्य को मुखर होकर के बोलता है, बताता है, लिखता है कवि, और वही उन्होंने किया है। कवि ने शिशु रूप में उगते सूर्य की, भाई जो उषा काल का सूर्य होता है वो एक बच्चे के जैसा ही होता है, छोटे बच्चे के जैसा ही होता है, और वही उपमा दी है उन्होंने कि शिशु रूपी सूर्य है वो जैसे ही उगता है, निकलता है, तो उसकी अप्रतिम छटा से कवि का मन अभिभूत हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। तथा उदय होते सूर्य की केसरी आभा, हल्के लाल रंग की, केसरी रंग की जो आभा है, आभा यानी चमक, जो चमक है, जो कि हिमगिरी, हिमगिरी मतलब हिमालय के स्वर्ण शिखर का आभास देती है, क्योंकि हिमालय के उन शिखरों पर सबसे पहले सूर्य की किरणें गिरती, और वो सूर्योदय वाला जो सूर्य होता है उसकी किरणें पीली या केसरी रंग की चमक देती हैं, और वो सूर्य की किरणें जब हिमालय पर गिरती हैं तो वो सोने के शिखर जैसे दिखाई देने लग जाते हैं, हिमालय पर्वत के शिखर। उससे कभी दूर नहीं होना चाहता है, वो चाहता है कि मैं इन शिखरों को देखता रहूं, मन माफिक देखता रहूं, तल्लीनता से मन भर के इनको देखता रहूं। देखिए कविता पहली, कल और आज। कल क्या था, आज क्या था। देखिए, अभी कल तक गालियां देती तुम्हें
हताश खेतीहर, अभी कल तक धूल में नहाते गोरैयों के झुंड। थोड़ा थोड़ा करके हम देखते हैं। अभी कल तक, कवि कहता है कि अभी कल तक की बात है, गालियां दे रही थी तुम्हें हताश, हताश यानी निराश, खेतीहर यानी किसान, किसान लोग, हे ईश्वर, हे प्रकृति, कल तक तुम्हें क्या दे रही थी? गालियां दे रही थी, नाराज थी तुमसे किसान वर्ग। अभी कल तक, कल की ही बात है, कल तक हमने देखा था कि धूल में नहा रहे थे गोरैयों के झुंड। गोरैया एक पक्षी होता है, छोटा पक्षी होता है, घरेलू चिड़िया से भी छोटा होता है। और ग्रीष्म ऋतु जब तेज प्रभावी हो जाती है तो ये पक्षी रेत में नहाते हैं। और हमारे किसान के लोग कहते हैं या गांव के लोग कहते हैं कि जब खेत ये गोरैया मिट्टी में नहाते हैं तो ये मान लीजिए कि वर्षा ऋतु निकटी है, एक दो दिन में आई जाती है, ऐसा आभास हो जाता है, ऐसा होता है। और वास्तव में होता भी है, हमने देखा भी है। तो कहते हैं कवि कि अभी कल तक ये किसान, हताश जो किसान थे, तुम्हें गालियां दे रहे थे। अभी कल तक गोरैयों के झुंड जो थे वो धूल में नहा रहे थे। अभी कल तक पथराई हुई, पत्थर जैसी, पत्थर जैसी, पत्थर जैसी धनहर खेतों की माटी। अभी कल तक ये जो खेतों की जो माटी है, धनहर मतलब हरे भरे, हरे भरे जो खेत रहते हैं हमेशा धान से, अनाज से, वो खेत अभी कल तक कैसे थे? पत्थर जैसे थे, पथराए थे, पत्थर जैसे कठोर हो गए थे ये खेत जो हरे भरे रहते हैं हमेशा। वो खेत भी कल तक क्या थे? पत्थर जैसे कठोर थे। अभी कल तक की बात है कि धरती की कोत में दुब के बड़े थे मेंढक। अभी कल तक की बात है, धरती में, कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में ये मेंढक हैं वो मिट्टी में दब जाते हैं, धरती की कोख में समा जाते हैं। और जैसे ही वर्षा ऋतु आती है, सारे मेंढक आ जाते हैं बाहर, तालाब में बोलने लग जाते हैं। तो कवि कहता है कि अभी कल तक, और ये चीज़ें आप ग्रामीण परिवेश में आराम से देख सकते हो, क्योंकि पहले बताया कवि ग्रामीण, देसी, ठेठ देसी उपमानों का प्रयोग किया है, उपादानों का प्रयोग किया है, तत्वों का प्रयोग किया है। तो अभी कल तक धरती की कोख में डूब के छुपे हुए पड़े थे। धरती की कोख में जैसे बच्चा किसी की कोख में दुबक जाता है, वैसे ही मेढक भी इस धरती माँ की गोद में छुपे हुए बैठे थे। अभी कल तक हमने देखा था कि उदास था, बदरंग था आसमान। मानवीकरण अलंकार है, मानवीकरण। क्यों? क्योंकि आसमान को क्या बताया है? उदास बताया है। ये मानवीय क्रियाएं होती हैं, लेकिन प्राकृतिक चीज़ों के द्वारा, अमानवीय क्रियाओं के द्वारा करवाई जाती है, तो मानवीकरण अलंकार होता है। तो उदास और बदरंग था रंग, आसमान का कोई रंग ही नहीं था, न नीला था, न सफ़ेद था, न पीला था, न लाल था। आसमान इस ग्रीष्म ऋतु के कारण कल तक क्या था? बदरंग था, और मानो उदास सा नजर आ रहा है, कोई हलचल नहीं थी आसमान में, इसलिए कवि को उदास नजर आ रहा है। और आज, अब कल से आज में ये जो परिवर्तन आया है, ये आप कविता में भी देख सकते हो। नई कविता में ये जो गैप है, ये एक समय का परिवर्तन है, समय का फेर है। तो और आज, आज देख सकते हो कल से आज में क्या परिवर्तन है, देखो। और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू। अब ये तंबू शब्द है, ये तो देशज शब्द है। देशज शब्द है कि नहीं है? देशज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देशज शब्द, देशज शब्द है। तंबू तो देशी भाषा का प्रयोग किया है। और आज आप देख सकते हो कि जैसे ही आसमान बदरंग था कल तक, आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू। तंबू किसके? बादलों के तंबू। तंबू तन गए मतलब बादल छा गए हैं, बादलों को तंबू की उपमा दी है। और आज चमक आ रही है पावस रानी, बूंदा बूंदियों की अपनी पायल। और आज आप देख रहे हो कि ये जो तंबू हैं वो तन गए हैं, तो बूंदे गिर रही हैं। तो आज छमका रही है, यानी बजा रही है, छम छम छन छन बजा रही है पावस रानी। पावस यानी वर्षा ऋतु, वर्षा रूपी रानी बजा रही है बूंदा बूंदियों की, बूंदा बूंदी, पानी की जो बूंदे हैं वो रूपी पायल। बूंदा बूंदी हो जाने से जो धरती पर आवाज बज रही है, वो मानो वर्षा ऋतु रूपी रानी की क्या बज रही है? पायल बजा रही है, पायल की आवाज आ रही है। और आज चालू हो गई है झिंगुरों की शहनाई अविराम, लगातार। और आज ये वर्षा ऋतु आ जाने से, वर्षा ऋतु आने पर आपने देखा होगा रात्रि काल में भी, शाम के संध्या के समय भी झिंगुर बोलने लग जाते हैं। झिंगुर, जिसको हमारी देशी भाषा में किसारी बोलते हैं। काली किसारी, मोटी किसारी होती है जो चर्र चर्र की आवाज करती है। तो आज आप देख सकते हो कि झिंगुरों की शहनाई अविराम, अविराम मतलब लगातार, बिना विराम लिए हुए, लगातार शहनाई, मानो उस पावस रानी, वर्षा ऋतु रूपी रानी का क्या कर रही है? स्वागत कर रही है झिंगुर।
और शहनाई बजा रही हैं, लगातार शहनाई बजा रही हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन पर हम क्या करेंगे, स्वागत करेंगे। ये बड़ा बिंब दर्शाया है कवि ने। भाई कोई भी अतिथि आता है तो शहनाई करते हैं, मुख्य द्वार पर शहनाई बजाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार वर्षा ऋतु के आगमन पर मानो उसके स्वागत के लिए झिंगुरों ने लगातार शहनाई बजाना आरंभ कर दिया है, अर्थात वर्षा ऋतु में झिंगुर बोलने लग जाते हैं। प्रकृति में ये बदलाव आता है, प्रकृति बदली ना। और आज जोरों से कूक पड़े हैं नाचते थिरकते मोर। और आज आप प्रकृति में देखोगे वर्षा ऋतु के आ जाने से नाचने लग गए हैं, थिरकने लग गए हैं, कूक पड़े हैं, बोल पड़े हैं। कौन? मोर। मोर भी चारों तरफ बोलने लग गए हैं, पीहू पीहू की आवाज करने लग गए हैं। तो ये प्रकृति में बदलाव आता है कि किस प्रकार से कल तक क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है। कल तक गालियां दे रहे थे किसान, धूल में नहा रहे थे गौरैया की झुंड, पथराई गई थी माटी, दुबके पड़े थे मेंढक, और आज ऊपरी ऊपर तंबू से तन गए हैं। बूंदे बूंदियों की पायल है, वो वर्षा ऋतु रूपी रानी मानो बजा रही है। झिंगुरों की आवाज़ है, वो शहनाई के रूप में मानो बज रही है, और नाच रहे हैं मोर वगैरह वगैरह। ये वर्षा ऋतु के आ जाने से परिवर्तन हुआ है प्रकृति में, जिसका कवि ने वर्णन किया। तो ये थी हमारी आज की कविता, जिसमें आज और कल के माध्यम से हमने ऋतु चक्र में जो परिवर्तन आता है, उसके बाद प्रकृति में जो परिवर्तन आता है, उसकी चर्चा की। इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि कल तक प्रकृति में क्या हो रहा था। तो हम बता सकते हैं कि हताश थे खेतीहर मजदूर जो थे, किसान वर्ग हताश थे, और वो मानो ईश्वर को, प्रकृति को गालियां दे रहे थे। धूल में गौरैया के झुंड है वो नहाते हुए नजर आते हैं ग्रीष्म ऋतु में। और मिट्टी जो होती है वो खेतों की कठोर हो जाती है, पत्थर जैसी हो जाती है। मेंढक हैं वो धरती की कोख में दबे रहते हैं। आसमान जो है वो बिल्कुल बदरंग सा हो जाता है, उसका कोई रंग नहीं दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो क्या होता है, प्रश्न यह आ जाता है, वर्षा ऋतु के आगमन पर प्रकृति में क्या परिवर्तन हुआ, ये प्रश्न आ जाता है। तो इसमें हम बता सकते हैं कि प्रकृति में परिवर्तन आता है जैसे ही वर्षा ऋतु आती है, तो आसमान में बादल रूपी तंबू से छा जाते हैं, और वो टप टप पानी की बूंदें हैं वो बरसाते हैं, तो मानो वर्षा ऋतु रूपी रानी की पायल बज रही हो। मानवीकरण है, ठीक है। झिंगुर मतलब आसपास जो जानवर हैं, छोटे मोटे जानवर हैं, उसकी आवाज़ें हैं वो प्रकृति में शोर के रूप में या शहनाई के रूप में कवि को सुनती हुई दिखाई देती हैं। और साथ में प्रकृति में मोर जो है वो भी कूकते हुए नजर आते हैं, नाचते हुए नजर आते हैं। बादलों को देख करके आपको पता ही है मोर नाचते हैं। तो इस प्रकार ये पहली कविता और नागार्जुन के बारे में हमने जाना। अब हम अगले वीडियो में नेक्स्ट जो कविता है उषा की लाली और इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों से लेते हैं विदा। मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम छोटे छोटे भाग में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जिससे हमें अच्छे अंक आए, अच्छे अंकों से हम पास हों। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।